हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने आपको एक सेट सोल्व कराया था एसएससी स्टेनोग्राफर का, सेट नंबर 63। यस, एसएसटी स्टेनो का सेट था ये। आपको याद होगा, इसका पार्ट 1 पढ़ा हुआ है अभी यूट्यूब पर। सेट 63 2017 1 to 25 क्वेश्चन में इसके सोल्व करा चुका था। आज हम लोग हालांकि 25 to 35 तक के जो क्वेश्चन है वो हैं आपके वोकैबुलरी बेस्ड, यानी कि आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो कि आप लोग खुद ही करेंगे। मैं आपको आज 36 से 65 तक के क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ, जिसमें इडियम्स, पीक्यूआरएस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये 4 चीज़ें आ जाएंगी। 5 इडियम्स इसके अंदर हैं, 5 PQRS इसके अंदर हैं, और 10 इसके अंदर एक्टिव पैसिव हैं, और 10 है इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यस, ये चीज़ें मैं आपको आज सोल्व कराने वाला हूँ। सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है इडियम्स का। सबसे पहला इडियम्स है लुक बिफोर यू लीव, यानी कि बोलने से पहले सोचा करो, यानी कि सोचो समझो फिर करो। इसका जो हिंदी अर्थ है वो है सोचो समझो फिर करो। टू थिंक बिफोर डूइंग, इसका सी आंसर हो जाएगा। ये बुक एक बच्चे की है जो मैंने लिखी हुई है, मैं इसलिए पहले से निशान लगे हुए हैं। आप कुछ भी इसका गलत मतलब ना निकालें कि सर ने पहले आंसर लगा रखे हैं। मेक आ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, मेक आ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। ब्रेस्ट बोलते हैं छाती को, क्लीन मतलब साफ रखना, मेक मतलब बनाना उसको, यानी कि अपना वो साफ रखना, यानी कि अपनी गलती भी मान लेना और दूसरे को भी एहसास दिलाना, ऐसा कोई व्यक्ति। टू कन्फेस कंप्लीटली, टू कन्फेस कंप्लीटली। पुट द सैडल ऑन द हॉर्स, पुट द सैडल ऑन द हॉर्स। देखिए सैडल बोलते हैं, वैसे जो सैडल का अर्थ है, सैडल बोलते हैं सीट को, किसको? सीट को। तो पुट द सैडल ऑन द हॉर्स, ऑन राइट हॉर्स, यानी कि सही घोड़े पर सीट लगाना, सीट रखी रहती घोड़े के ऊपर बैठने के लिए। टू ब्लेम द राइट पार्टी, टू ब्लेम द राइट पार्टी। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, ये कहावत है, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, यानी कि मौके का तब फ़ायदा उठाइए जब आपके सामने मौका उठे। तो टू मेक यूज़ ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, टू मेक यूज़ एन ऑफ अपॉर्चुनिटी। टू एंड इन स्मोक, यानी कि अंत में धुएं मिल जाना, जैसा कि हम लोगों के साथ भी होना है। जब हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम लोगों का आधा संस्कार होगा, उसके बाद हम लोग हवा में उड़ जाएंगे, धुएं में मिल जाएंगे। इस तरह से टू एंड इन स्मोक का मतलब टू कम टू नथिंग, यानी कि कोई निष्कर्ष ना निकलना, कोई निष्कर्ष ना निकलना। ये थे आपके 5 इडियम्स। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं आपके पास 5 PQRS। मैंने PQRS का जो पार्ट 1 बनाया था 65 से, उसके अंदर मैंने आपको इसके कुछ रूल्स भी बताए थे, और फिर उसके बाद मैं आपको सोल्व करना सिखाया था। PQRS सोल्व करते वक्त सबसे पहले जो हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट। हम लोग को सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है PQRS सोल्व करते वक्त। अगर आप लेकिन PQRS करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो समझ लीजिए आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। और अगर आप सब्जेक्ट ढूंढें तो उसके बाद आपको ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या दोनों। उसके बाद आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट। यस, और एक बात और, आपके PQRS करते समय ऑप्शन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये भी ध्यान रखें आप लोग। अगर आपको कोई ऑप्शन मिल जाए कि लाइक आपको पहला सेंटेंस दिया हुआ है जो भी, उसके बाद आपको दिख जाए कि इसका पहला पार्ट जो है, इसका पहला पार्ट क्या उससे स्टार्ट होगा, बस ये कंफर्म है, और उसके बाद आपने ऑप्शन देखे कि क्यों सिर्फ एक में ही है, तो आपका यही आंसर है, बाकी कोई आंसर आपका नहीं हो सकता। यस, अगर ऐसा ऑप्शन हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है कि यही सही है। क्लियर बात? तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑप्शंस भी रोल प्ले करेंगे। चारों तरफ आपको निगाह रखनी है। पहला सेंटेंस आपके पास में क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्ट्रेस इज अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द डे टू डे लेबर मेजर कंसर्न फॉर अ। देखिए सबसे पहले जो एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कराऊँ वो है आपका रूल एक लॉट्स ऑफ का, या तो होता है लॉट्स ऑफ
या होता है अ लॉट ऑफ। इसके अलावा तीसरा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, या तो लॉट्स ऑफ या फिर अ लॉट ऑफ। तो यहाँ मुझे दिख रहा है लॉट ऑफ। अब लॉट ऑफ से पहले यानी कि ओ चाहिए, ओ सॉरी माफी चाहूँगा, ए चाहिए, या तो लॉट्स ऑफ होता या फिर अ चाहिए। अ सिर्फ यहाँ पर है, यानी कि आर के बाद पी आएगा, ये कन्फर्म है। मेजर कंसर्न फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द एंड ऑफ द, जो भी होगा, लेकिन अ के बाद लॉट ऑफ जरूर आएगा, यानी कि आर के बाद पी आएगा। आर के बाद पी कितनों में है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं, यानी कि ये तो कंफर्म है कि ए और सी रेस आपका बाहर हुआ। अब आपका या तो आंसर बी है या फिर आपका आंसर डी है। सेंटेंस आपका डी से स्टार्ट होगा, ये भी कंफर्म है, क्योंकि स्ट्रेस इज अ मेजर कंसर्न, क्योंकि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, अब आर्टिकल आया है। आर्टिकल यानी कि आर्टिकल का दूसरा नाम है आपका एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव, यानी कि इसके बाद नाउन का आना ज़रूरी है। आर्टिकल ए और एन के बाद दा का आना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे आर्टिकल आपका आया है अ के बाद दा नाउन का आना जरूरी है, जो कि है मेजर। तो यानी कि आर से स्टार्ट होगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा कोई और आंसर हो ही नहीं सकता। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर 42 कह रहा है कि व्हेन द, अभी तक कुछ नहीं आया, सब्जेक्ट आया ही नहीं, सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो कंजक्शन आ गई है और कुछ इसके अंदर नहीं आया है। सब्जेक्ट ढूंढी, सब्जेक्ट यानी कि जिसके पास हेल्पिंग वर्ब भी हो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, तो वो है आपका ओवर कंट्री वॉज या फिर ब्रिटिशर्स लेफ्ट। तो सबसे पहला मेन सब्जेक्ट रहेगा नाउन, तो ब्रिटिशर्स लेफ्ट। व्हेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट और कंट्री वॉज इकोनॉमिकली बैकवर्ड, तो आर से स्टार्ट होगा, आर सिर्फ एक में ही है और बात खत्म। उसके बाद में 43 सेंटेंस है। 43 सेंटेंस में कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है। अभी तक यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिसिंग है। सेंटेंस में सिर्फ आया हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिसिंग है। अब देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है इसके अलावा। ग्लोबल वार्मिंग आपके पास आ चुका है, उसके बाद देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ये रहे आपके ऑप्शन कुछ। ग्लोबल वार्मिंग is the study and level of earth temperature continuous rise in the, देखिए वहाँ आया था सिर्फ आपका ग्लोबल वार्मिंग। क्या आया था आपका? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि सिर्फ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास नहीं है। हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ पी के पास है, बाकी किसी के पास आपकी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, और पी सिर्फ एक ही में है, वो है आपका ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो नेक्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है एजुकेशन इज। एजुकेशन इज 44 सेंटेंस। एजुकेशन यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, अभी तक आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं आया है। एजुकेशन इज के यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, अभी तक आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ऑब्जेक्ट देखना है कितनों में है। एजुकेशन इज ऑफ एक्वायरिंग स्किल एंड नॉलेज एन इम्पोर्टेंट मीडियम। एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट मीडियम। एजुकेशन जो है एक इम्पोर्टेंट मीडियम है, यानी कि आर से स्टार्ट होगा और आर दो में है। अब देखना होगा क्या कंफर्म हो सकता है। एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ एक्वायरिंग स्किल एंड लॉ नॉलेज, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। गुड हेल्थ इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, या हो सकता है ये मेन वर्ब भी हो। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है। कंफर्म? यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब खुद मेन वर्ब बन जाती है। यहाँ जैसे कि मैं एग्जांपल भी देखता हूँ, जैसे कि आई एम अ टीचर। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है, इसका मतलब यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब खुद ही मेन वर्ब है, जैसे कि आई हैव अ डॉग, इस तरह से। गुड हेल्थ इज डैश हैप्पीनेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। हेल्दी मैन कैन एंजॉय ग्रेट इंपॉर्टेंट बिकॉज अब आपको देखना होगा कि कौन सा आंसर इसका हो सकता है कंफर्म। हैप्पीनेस गुड हेल्थ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज
हेल्दी मैन, बिकॉज अ हेल्दी मैन कैन एंजॉय ग्रेट हैप्पीनेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी कि सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा और आर दो में है हालांकि, लेकिन कन्फर्मेशन इसी को मिला है पूरा पूरा। अब आपके पास आ चुके हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के रूल्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं कई बार, सिर्फ आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन चेक करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है निशा हैज़ रंग द बेल। आपको दिख रहा है हैज़ हैव, तो आपको हैज़ हैव प्लस बीन ही ढूंढना है। हैज़ पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में, तो हैज़ हैव दोनों में है, बीन भी दोनों में है, लेकिन बीइंग नहीं आएगा। एक ही फैमिली की कभी भी दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। एक ही फैमिली की दो वर्ब एक साथ नहीं आएंगी, एक साथ नहीं आएंगी। आपको पता है कितनी फैमिली है वर्ब की? 4 फैमिली है। कितनी फैमिली है? 4 फैमिली। पहली फैमिली है बी की। किसकी फैमिली है? बी की। बी की फैमिली में है ये 5 लोग, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। अगर मैं बात करूँ एक्टिव पैसिव की, तो ध्यान रखिए दुनिया कोई भी पैसिव इनके बिना बन ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी पैसिव इन 8 हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं बन सकता। इनके साथ थर्ड फॉर्म का आना साफ साफ इशारा करता है कि पैसिव है। इनके साथ आईएनजी फॉर्म का आना इशारा करता है कि सेंटेंस एक्टिव है। दुनिया का कोई भी पैसिव इनके बिना नहीं बन सकता। ये पहली फैमिली है। दूसरी फैमिली है डू की फैमिली, डू डज डिड। और तीसरी फैमिली है आपकी हैव की फैमिली, हैव हैज हैड। और चौथी फैमिली है आपकी मॉडल वर्ब की फैमिली, यस, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है शी लाइक्स पीपल टू कॉल हर मैम। शी लाइक्स पीपल टू कॉल हर मैम। अब यहाँ जब भी सेंटेंस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला पार्ट हो तो आप पहले उसी का पैसिव बनेंगे। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है और चौथे में भी नहीं है, सिर्फ पहला इसका आंसर हो जाएगा। द केबल वायर हैज़ बीन कट, यानी कि सेंटेंस पहले से पैसिव, आपको एक्टिव ढूंढना है। एक्टिव ढूंढने के लिए आपको बीन हटाना होगा, थर्ड फॉर्म लगानी होगी, यानी कि समवन हैज़ कट द केबल वायर, यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा। विल ही टेल हर द ट्रुथ। अगर आपको दिख रहा है विल शैल, तो आपको विल शैल के साथ बी भी रखना होगा, जो कि सी और डी में है। और दूसरी बात, सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो और विल से शुरू में हो तो विल से शुरू में ही रहेगा, वो हटता नहीं है अपनी जगह से। तो विल और शैल शुरू में ही रहेगा, साथ में आ जाएगा बी, बी भी है, थर्ड फॉर्म भी है। यहाँ एक कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, विल द ट्रुथ सही बन सकता है, बनेगा ट्रूथ से, बनाए द ट्रूथ से दोनों सेंटेंस को। बी टोल्ड टू हर बाय हिम, ये सेंटेंस से जुड़ेगा आपका। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग टू से जोड़ते हैं। अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हों, जैसे कि शी गेव मी अ बुक। सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और एक अ बुक। अगर आप सेंटेंस को इससे बना रहे हैं अ बुक वॉज, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू से जोड़ेंगे, गिवन टू मी बाय हर। यस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा टू से जोड़ाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि व्यक्तिवाचक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? व्यक्तिवाचक, जो व्यक्ति को इंडिकेट करता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट करते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं इसके ऊपर। दे वेस्ट मच टाइम ऑन एफर्ट्स। दे वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिपल्स। वेस्ट फर्स्ट फॉर्म है, आपको इज एम आर ढूंढना है, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में है। मच टाइम इज वेस्टेड बाय देम ऑन ट्रिफल्स। मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रिफल्स, पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, सॉरी सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। मच टाइम विल बी वेस्टेड ऑन ट्रिफल्स, जी नहीं, ये तो होने से लगता भी सी पे ही ज़्यादा कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर उसने दे भी हटा दिया है, इसलिए सी ज़्यादा कंफर्म रहेगा आपका। मच टाइम इज वेस्टेड बाय देम ऑन ट्रिफल्स। क्लियर? सेंटेंस आपका रोहन गेव द बैगर
एन ओल्ड शर्ट। गेव एक सेकंड फॉर्म है, आपको यहाँ पे ढूंढना होगा वॉज वर पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, लेकिन वॉज वर के साथ साथ आपको थर्ड फॉर्म भी ढूंढनी होगी। थर्ड फॉर्म पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, तो यानी कि 2 रेस से बाहर हुए आपके सी और डी। अब आपके पास बचते हैं ए और बी। एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू रोहन, टू द बैगर, नॉट रोहन, क्योंकि रोहन तो एक सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि ए भी बाहर हुआ, जो कि हो जाएगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव मेड हर अ क्वीन। तो हैज का पहले तो हैज बीन हैबिट ढूंढिए, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में भी है। अब यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा, अगर मैं क्वीन से बनाऊँ, अ क्वीन हैज़ बीन मेड बाय हर, जहाँ पे इन्होंने हटा दिया है इसको देम को, इसलिए इससे बाहर हुआ 52। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये पहली बार हो चुका है वॉज की वजह से। सेंटेंस हो जाएगा स्टार्ट आपका दे से स्टार्ट नहीं हो सकता, सी भी बाहर हुआ तो उसका आंसर हो जाएगा डी सिर्फ, और कोई आपका आंसर करेक्ट ही नहीं बैठेगा। मिस्टर गुप्ता आस्क हिम अ क्वेश्चन, डबल ऑब्जेक्टिव है ये भी, आप इसको हिम से ही बना सकते हैं, अ क्वेश्चन से भी बना सकते हैं, जिससे आपका मन करे उससे आप बना सकते हैं इसको, हिम से भी और अ क्वेश्चन से भी। अब देखते हैं किससे बनाना है सेंटेंस को। अ क्वेश्चन वॉज बीइंग, जी नहीं, इससे तो बनेगा नहीं क्योंकि सेकंड फॉर्म में आपको ढूंढना है सिर्फ वॉज वर, तो ये रेस से बाहर हुआ। अब आपको बनाना है हिम से ही, हिम का हो जाएगा ही, साथ में आपको लगाना है वॉज वर, जो कि पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में भी। ही वॉज आस्क अ क्वेश्चन बाय मिस्टर गुप्ता, यस, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा कन्फ्यूजन वाला इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके सवाल यहाँ पर है और आंसर पीछे हैं, तो ये मुश्किल हो जाता है इस तरह क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि पेज पढ़ना पड़ता है बार बार। अगर इसका आंसर ए ही है तो ठीक, नहीं तो फिर इसको मुझे स्किप करना पड़ेगा मजबूरन। द टीचर पनिश द स्टूडेंट हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, सेकंड फॉर्म में आपको वॉज वर्ड ढूंढना है और दूसरा पार्ट भी आपको बनाना होगा, जहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आपको हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म को देखना होगा। तो पहला तो आंसर कम से कम नहीं है क्योंकि उसने हेड लगा दिया, दूसरे पार्ट में भी हेड लगा दिया है, तो पहला इसका आंसर नहीं है कम से कम। नेक्स्ट है कह रहा है द स्टूडेंट वर पनिश्ड, बिल्कुल वॉज वर्ड था तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अगले वाले में हैड भी नहीं आया। द स्टूडेंट हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर्स, जी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु टॉट यू फिजिक्स, अब ये भी डबल ऑब्जेक्टिव है, आपको यू से ही बन सकता है और फिजिक्स से ही बन सकता है, आप यू से बना सकते हैं। बाय हुम, सेकंड हुम में वॉज वर आएगा, बाय हुम वर यू टॉट फिजिक्स, बाय हुम वॉज फिजिक्स टॉट टू यू। अगर उसने यहाँ दोनों ही पार्ट दे दिए आपको और दोनों ही सही हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि डबल ऑब्जेक्टिव को आप दोनों तरह से बना सकते हैं, जैसे कि शी गिव मी अ बुक, तो अ बुक से ही बन सकता है, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर, और मी से ही बन सकता है। मी से कैसे बनेगा, मी से बनेगा आपका आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, तो दोनों पार्ट सही हैं और यहाँ पे इसका आंसर बी और सी दोनों ही रहेंगे सही। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट एंड है नरेशन, यानी कि आई सेड टू माय फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ वॉक, 56 सेंटेंस है आपका। तो आई टोल्ड गुड मॉर्निंग टू माय फ्रेंड एंड आस्क टू गो फॉर अ वॉक वॉक दैट डे, क्योंकि टुडे को दैट डे में बनना है। आई विश, क्योंकि आपने गुड मॉर्निंग उसको विश किया है तो विश लगाएंगे, ये कन्फर्म है, तो बी और सी में से कोई एक हो सकता है, यानी कि ए और डी आपका रिश्ते हो गए बाहर, कन्फर्म है। आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, चूँकि अस आया है, क्या है आपका अस, और अस को वी में चेंज कर सकते हैं आप, दे में भी चेंज कर सकते हैं, दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक दैट डे, कन्फर्म सी ही रहेगा, वी नहीं होगा। लेटेस्ट वाले पार्ट को हमेशा दैट दे शुड में चेंज करना है, ये आप चेक करें और ध्यान रखें। कभी भी सेंटेंस में अगर लेटेस्ट आ जाए, जैसे कि उसने कह दिया आपसे सी सेड टू मी लेट्स प्ले, अगर ऐसे भी आ जाए तब भी आप सी टोल्ड मी या फिर सी प्रपोज्ड मी, सॉरी सी प्रपोज्ड मी दैट दे शुड प्ले, यस, तो इसका सी आंसर हो जाएगा कन्फर्म के साथ में। अकिल सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड, इसे हमारे को वॉज वर्ड बदलना है, किसमें बदलना है, वॉज वर्ड में। अब वॉज वर्ड कितनों में है पहले से यही चेक कर लीजिए फटाफट से। देयर वॉज अ स्नेक, यहाँ देर वगैरह सब हटा दिया उसने यहाँ से, तो ये वैसे ही रेस से बाहर हो गया सी आपका आंसर, और देर वॉज अ स्नेक ये भी रेस में शामिल है।
अखिल टोल्ड हर फ्रेंड टू लुक, क्योंकि सेंटेंस इंपेरेटिव है इसलिए आपका लुक से जुड़ जाएगा सेंटेंस। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी है, तो एक्सक्लेम भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्सक्लेम लगाने के बाद में तो इस फ्रेंड विद सरप्राइज, तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज इकट्ठा आना चाहिए था, जो कि नहीं है। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज इकट्ठा आना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए ये भी रेस से बाहर हुआ। अब आपके पास सी पहले बाहर हो चुका है, तो डी ही आंसर बचता है, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका 58 सेंटेंस में कह रहा है कि केशव मेड दिस मैस, लेट हिम क्लियर इट अप, सैड हिज फादर। नेक्स्ट सेंटेंस है केशव मेड दिस मैस, लेट हिम क्लियर इट अप, said his father. Keshav's father said that. Keshav's father said that. Keshav's father said that. Keshav's father said that. चम्मा आएगा। अब दोबारा यहाँ केशव की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो शायद लगा भी सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ते हैं फिलहाल। केशव हैड मेड द मेस एंड प्रपोज दैट ही क्लियर इट अप, प्रपोज दैट ही क्लियर इट अप। केशव हैड मेड द मैच एंड दैट ही वॉज टू क्लियर इट, ये तो बाहर निकाले पहले आप, वॉज वर प्लस टू नहीं आएगा जब तक इज एम आर प्लस टू ना हो, इसलिए ये बाहर है। केशव फादर सेड दैट केशव हैड मेड द मैच एंड सजेस्टेड दैट ही क्लियर इट अप, गायब है, रेस से बाहर, और यहाँ भी यही गड़बड़ी है, रेस से बाहर, तो आपकी मजबूरी है, अब आपको यही लगाना होगा रेस में। देखिए इन सेंटेंसेस को आप बनाने की कोशिश ना करें। आप अगर आप सोच रहे हैं कि आप एग्जाम में जाकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसे आप बना देंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उन सेंटेंस को बाहर निकालना है जो रेस में शामिल नहीं हो सकते, तो ही आप आंसर निकाल सकते हैं, यही सबसे बेस्ट तरीका है। सेंटेंस 59 देखते हैं। द टीचर सेड टू राकेश, कांग्रेचुलेशन, विश यू सक्सेस इन लाइफ। द टीचर कांग्रेचुलेटेड राकेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। द टीचर विश्ड कांग्रेचुलेशन एंड अ वेरी सक्सेस इन लाइफ। जी नहीं, सेंटेंस कांग्रेचुलेशन से बनेगा, और ये सिर्फ एक में सेट टू को हटा करके कांग्रेचुलेशन का कांग्रेचुलेटेड हो जाएगा, जो कि सिर्फ ए में ही है और कहीं है ही नहीं। सेंटेंस नंबर 60, श्रेया सेड यू गाइज मे गो, आई एम बिजी। श्रेया सेड यू गाइज मे गो, आई एम बिजी। आप मे का माइट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत भी नहीं, बस देखते हैं। आई एम बिजी, आई वॉज बिजी। श्रेया सेड दैट शी वॉज बिजी, इज एम आर का वॉज वर्क कर दिया है, एंड आस्क अस टू गो, अच्छा तरीका है। श्रेया वॉज बिजी सो शी आस्क अस टू गो, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा फॉर्मेशन। श्रेया, ये तो रेस से बाहर निकाल दीजिए। श्रेया बीइंग ही जाएगा, बीइंग जब तक आईएनजी फॉर्म ना आए तब तक बीइंग नहीं आएगा, जब तक सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म, भले ही आईएनजी फॉर्म जीरण की फॉर्म हो, लेकिन आप बीइंग तब तक नहीं लगाएंगे जब तक आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। Do you suppose you know better than your father, your own mother? His father jeered angrily. His angry father jeered and asked if he supposed he knows। जी नहीं, कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट प्रेजेंट में नहीं बन सकता जब तक पिछले वाले पार्ट आपके पास्ट में चल रहे हो। किस में चल रहे हो? पास्ट में। तो ये प्रेजेंट में क्यों आएगा? ये रेस से बाहर हुआ। His angry father jeered and asked him if he suggested, suppose he knew better than his own। जी बिल्कुल, बी ही इसका आंसर हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस आपका क्या कह रहा है। 62 सेंटेंस, द मदर सेड वेल डन सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेल डन सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। द मदर एप्रिसिएटेड हर सन सेइंग दैट ही हैड डन वेल, दैट ही वाज प्राउड ऑफ हिम। क्योंकि इज एम आर का तो वाज वर होना ही होना, ये तो कंफर्म है। He was proud of him as he had, the mother told her son that she was proud of him as he had done well। The mother said that her son, जी नहीं, said to को चेंज करना ही होगा, क्योंकि यहाँ said था, यहाँ said to कर दिया, इसलिए इससे बाहर हुआ। The mother said her son that he, the son, कंजक्शन नहीं आई है, तो ये भी इससे बाहर हुआ, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए। 63, he said let Parth come with us, mother I will take care of him। अच्छे डायरेक्ट इंडायरेक्ट इन्होंने दिए हुए हैं, तो आप इसको जरूर देखें वीडियो को। ही आस्क, ही रिक्वेस्टेड,
ही इन्फॉर्म्ड, ही आस्क, ही टोल्ड टू। टोल्ड टू वाला सबसे पहले रेस से बाहर निकाले, बिकॉज टेल के साथ कभी भी टू नहीं आता। यस, उसके बाद और देखते हैं कौन कौन से बाहर निकल सकते हैं। विल का विल रखा, ये भी रेस से बाहर हो जाएगा, विल का वुड हो जाना चाहिए था। ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर टू लेट पार्थ कम विद हर एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। ही आस्क हिज मदर टू लेट पार्थ कम विद हिम विद दैम। इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल 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 मिल गया आपका। बी भी रेस से बाहर हुआ क्योंकि अस था वहाँ पे, इसलिए बी रेस से बाहर हो गया है। आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ सी। 64 देखते हैं क्या कह रहा है। I have worked for you for 5 years, the man said to them. What about giving me a raise? The man said that he has worked. जी नहीं, सेंटेंस कभी भी डायरेक्ट सेंटेंस बढ़ाते हुए आप प्रेजेंट में रखेंगे। यहाँ भी आई हैव था और आप यहाँ भी ही हैज़ रखें तो ये रेस में शामिल नहीं होगा, इसे बाहर निकालें। The man said that he had worked for him for 5 years. He advised him to give him a raise. एडवाइस की यहाँ कोई सलाह की बात नहीं हो रही है। The man said that he had worked for him for 5 years. He suggested that he should give him a raise. The man said that he had worked for them for 5 years and asked. जी, दो सेंटेंस अगर एक साथ हो तो आप उन्हें एंड से जोड़ें, ये ज़्यादा बेस्ट तरीका रहता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 65 I told Rima I have been ill but I am better now. Thanks for asking. I told Rima that I had. आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आई रहा, हैड बीन इल बट सब्जेक्ट गायब है, ए रेस से बाहर हुआ। आई टोल्ड रीमा दैट आई, प्रेजेंट को प्रेजेंट रखा, रेस से शामिल, रेस से बाहर, रेस से बाहर, मजबूरी आपका डी लगाना। यस, जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचे तो आप करेंगे क्या? तो आपकी मजबूरी बन जाएगी, आपको डी ही लगाना होगा। यस, कंफर्म है। उम्मीद करता हूँ आपको ये खूब अच्छे समझ में आया होगा। और इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव दोनों ही बड़े ज़बरदस्त। एक्टिव पैसिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके बहुत अच्छे रेंज के थे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, औरों को भी बताएं, एक बार नहीं 2 बार देखें, अच्छा होगा। अच्छी पकड़ बनाएं, अच्छे नंबर लाएं, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था एसएससी स्टेनो का सेट 63, जिसके मैंने आज आपको 65 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। यस, इनको खूब अच्छे सोल्व करें, आप प्रैक्टिस करें, घर बैठ कर जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करें, और इसी तरह से मैं आपके साथ लगा रहूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाह रहा हूँ। मैं एक व्हाट्सअप भी ग्रुप बना रहा हूँ, जिस पर मैं कुछ ऐसे बच्चे जोड़ना चाह रहा हूँ जो पढ़ने के ही इच्छुक हों। तो आप जो भी मेरे इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हों वो मुझे 8279738238 पर मैसेज कर दें। हालांकि मैं उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो में मैसेज बॉक्स में छोड़ दूंगा। आप मुझे इस पर मैसेज करके अपना नाम, अपना नेम, सिटी और किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उसकी वीडियो इस ग्रुप में डालता रहूँगा। ओके, हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।